हेलो फ्रेंड्स, मैं वकील स्वागत करता हूं आपको स्मार्ट एकेडमी पॉइंट में। जी दोस्तों, आज की क्लास में हम बताने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उससे मिलेगा आपको और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम आज अच्छे से जानेंगे। तो देखिए, आज प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानने से पहले आपको प्रकाश का परावर्तन क्या है वो हमें जानना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो उसका डिफिनेशन जानेंगे, फिर उसके बाद उसका नियम क्या है वो जानेंगे। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, यानी प्रकाश एक चिकनी पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश के परावर्तन, जैसे कि मान चलिए ये आपका चिकनी पृष्ठ तनाव है और यहाँ से प्रकाश आ रहा है, जब वापस लौट जाएगा तो इसे हम प्रकाश का क्या कहेंगे, परावर्तन कहेंगे। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है। पहला नियम है क्या कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण I बराबर कोण R हो जाता है। कोण I बराबर कोण R हो जाता है। ये पहला नियम हुआ। दूसरा, जैसे कि मान चले यहाँ पे एक लंब है आपका, ये लंब खींच दिए, जब ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये परावर्तन के पहले नियम है। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा आपका जो कह रहा है, दूसरा नियम है आपका आपतित किरण आपतन बिंदु, यानी आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही समतल में होते हैं। यानी क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। जैसे कि मान चलिए आपने कि कभी भी मतलब देखे होंगे कि आपतन किरण जो होता है, आपतन बिंदु और अभिलंब तीनों परावर्तित किरण एक समतल में होते हैं, यानी एक बिंदु पे ही होते हैं। अब जैसे कि समतल दर्पण, आप जानेंगे कुछ दर्पण के बारे में। पहला है आपका समतल दर्पण, यानी समतल दर्पण परावर्तक सतह का समतल कोण है, यानी समतल होता है। क्या होता है? समतल होता है। या इसमें शीशे के एक और धातु की पतली परत चढ़ी होती है, यानी धातु की एक पतली परत चढ़ी होती है और क्षय को रोकने के लिए लेप किया जाता है। शीशे के पीछे चांदी की परत या पारे की परत परावर्तक सतह का कार्य करती है, यानी जो परावर्तक सतह का क्या करती है, कार्य करती है। अब देखिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में होता है, यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वह कैसे बनता है और किस स्थिति में होता है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रखा जाता है। मान चलिए अगर यहाँ वस्तु, यहाँ क्या है, एक बिंदु है, यहाँ अगर वस्तु रखा हुआ है तो उतना ही दूरी पर ही उसका क्या करेंगे, वस्तु दर्पण के आगे रखी होती है, तो उतना ही दूरी पर वो वस्तु फिर उसका प्रतिबिंब बनेगा। यह प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर और पास से उल्टा होता है। ये सब क्वेश्चन पूछने वाला। अब देखिए, समतल दर्पण से संबंधित कुछ विशेष तथ्य देखिए क्या क्या है, आपको वो जान लेते हैं। पहला, जैसे कि यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चल रहा है, यानी कोई व्यक्ति भी की चाल से दर्पण की ओर चल रहा है, तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2v चाल से अपनी ओर आती प्रतीत होता है, यानी 2v से अपनी ओर आती प्रतीत होता है। पहला ये है। उसके बाद दूसरा क्या है कि किसी वस्तु का समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। अगर किसी वस्तु का समतल दर्पण में प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए, तभी हम लोग को वस्तु का समतल दर्पण में प्रतिबिंब दिखेगा। दूसरा क्या है, आप वो तो जान लिए। अब देखिए, यदि आपतित किरण, यानी आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को 0 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितना डिग्री घूम जाएगा, परावर्तित किरण 20 डिग्री कोण से घूम जाती है। यानी अपने आप अगर 0 डिग्री से घुमाया जाता है तो वह 20 डिग्री अपने आप क्या हो जाता है, घूम जाता है, यानी 20 डिग्री घूम जाता है। अब जैसे कि देखिए, आप दूसरा आप नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, वो देख लीजिए। नेक्स्ट है, यदि दो समतल दर्पण 0 डिग्री कोण पर झुके हो तो उनके द्वारा उनके मध्य में रखी वस्तु के बनाए गए कुल प्रतिबिंबों की संख्या 360 डिग्री बाय 0 डिग्री से -1 होती है। यदि यह पूर्णांक नहीं है तो अगला पूर्णांक मान लिया जाता है। इस प्रकार समकोण पर झुके दो दर्पणों के बीच रखे वस्तु 3 प्रतिबिंब होते हैं
और दो समांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु के अनंत प्रतिबिंब होते हैं। देखिए अब यहाँ पे इस प्रकार समकोण झुके दो दर्पणों के बीच रखे वस्तु की 3 प्रतिबिंब होता है और दो समांतर दोनों दर्पणों के बीच रखे वस्तु को अनंत प्रतिबिंब बन सकते हैं। अब देखिए समतल दर्पण का क्या प्रयोग है उसके बारे में जान लेते हैं। समतल दर्पण का क्या प्रयोग है? समतल दर्पण का उपयोग बहुपारदर्शी आईना आदि में किया जाता है। अब देखिए बहुपारदर्शी क्या है, इसके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। इसके बारे में डिटेल्स जानने के लिए आप क्या कीजिए, यानी बहुपारदर्शी, इसमें समान लंबाई तथा समान चौड़ाई के 3 आयताकार समतल कोण दर्पण इस प्रकार लगे रहते हैं कि दो दर्पणों के बीच 60 डिग्री का कोण बनाती है। यानी 60 डिग्री का क्या बनाती है? कोण बनाते हैं। तीनों दर्पण परावर्तक तल के भीतर की ओर रहते हैं और दर्पण के द्वारा घिरे स्थान में रंगीन कांच के कुछ टुकड़े रहते हैं। कुछ टुकड़े रहते हैं। नल के एक सिरे पर शीशे का गोलाकार टुकड़ा लगा रहता है और दूसरे सिरे पर घिसे शीशे का टुकड़ा लगता है। जब पारदर्शक शीशे वाले सिरे से नली में दिखते हैं तो नली को घुमाने से नई रंगीन आकृतियाँ दिखाई हैं। ये आकृतियाँ रंगीन कांच की प्रतिबिंब बनती है। यानी ये आकृतियाँ जो है रंगीन कांच की प्रतिबिंब है, जो समतल दर्पण के बार बार परिवर्तित होने के कारण नली को घुमाने से रंगीन कांच टुकड़ों को स्थिति बदल जाती है और इसीलिए आकृति में रंग बदल जाता है। अब देखिए बहुपारदर्शी के बारे में हम जानेंगे। बहुपारदर्शी के बारे में जान गए, इसमें समान लंबाई तथा समान चौड़ाई के 3 आयताकार समतल दर्पण इस प्रकार लगे रहते हैं कि दर्पणों के बीच कितना डिग्री का वो कोण बनता है? 60 डिग्री का कोण बनता है। यानी 60 डिग्री का कोण बनता है, वो आपको बोल रहा है, तो उसके बारे में जाने। अब दूसरा जो है आपका पारदर्शी के बारे में आप पढ़े भी होंगे और नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए। देखिए पारदर्शी के बारे में जानने से पहले आपको कुछ बातों को भी जानना है। पारदर्शी आप पढ़े हैं कभी कि मतलब जैसे कि आप क्लास 9 10th में भी पढ़े होंगे अच्छे से कि बेटर आपको अच्छा लगा होगा, ये हम जानते हैं। अब देखिए पारदर्शी क्या है, इसमें दो समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री कोण पर स्थित होते हैं। यानी 45 डिग्री कोण पर स्थित। इन दर्पणों की परावर्तक सतह आमने सामने रहती है। यानी इस दर्पण की परावर्तक सतह जो होता है आमने सामने रहती है अतः ऊपर वाले सिरे से होकर प्रवेश करने वाली किरणें दर्पण द्वारा परावर्तित होकर नीचे की ओर चली जाती है। यानी परावर्तित होकर नीचे की ओर चली जाती है और दूसरे दर्पण द्वारा परिवर्तित होकर आँखों में प्रवेश करती है। इस कारण युद्ध के समय बंकर में छिपे सैनिक जमीन पर चले दुश्मनों की गतिविधियों को देखने के लिए इस उपकरण का उपयोग करते हैं। पनडुब्बी जहाज में भी इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, यानी पारदर्शी का। अब देखिए दूसरा है आपका गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है? एस्फेरिकल मिरर। किसी गोलाकार तल से बनाए गए दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय एक तल पर पारे की कलाई पर रेड ऑक्साइड का लेप किया जाता है तथा दूसरा तल परावर्तक सतह की कार्य करता है। गोलीय दर्पण में मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब पढ़े हुए होंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, नहीं पढ़े हैं तो अभी हम उसको जस्ट फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देख लीजिए उत्तल दर्पण और परावर्तन दर्पण देख लीजिए आप। उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण क्या है कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणें को फैलाता है। यानी अनंत से आने वाली किरणें को क्या कहता है? फैला देता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? यानी अपसारी दर्पण भी इसको हम कह सकते हैं। दूसरा है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में देखिए अवतल दर्पण क्या है? जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक धंसा रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अभिसारी भी कहा जाता है, दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणें को सिकुड़ता है। यानी अनंत से आने वाली किरण को क्या करता है? वो ये सिकुड़ देता है। उत्तल एवं तल दोनों ही दर्पण किसी गोले कटे भाग होते हैं। उसे गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, यानी ध्रुव कहलाता है। अब देखिए ये जो आप दर्पण के वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा दर्पण के प्रधान अक्ष रेखा कहलाती है। वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा के मध्य बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। दर्पण का क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। फोकस दूरी बराबर आप पढ़े होंगे
F बराबर, आप पढ़े होंगे, F बराबर R/2, F बराबर R/2, यानी फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, या आप वक्रता त्रिज्या क्या कहेंगे इसको, वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होते हैं 2, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का क्या होता है, दुगुना होता है। अब ये देखिए, अब चलते हैं, अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, उसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हम देखते हैं। अब देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र, यानी दर्पण का सूत्र क्या होता है, उत्तल एवं अवतल दोनों ही दर्पण की फोकस दूरी निम्नलिखित सूत्रों से ज्ञात किया जाता है। क्या किया जाता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है यह दर्पण सूत्र हो गया, दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यानी u यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, u जो देख रहे हैं आपको, u बराबर वस्तु की दर्पण दूरी होगा, v बराबर प्रतिबिंब की दूरी होगा, और f बराबर जो होगा दर्पण की फोकस दूरी होगा। अब देखिए, अब ये हो गया आपका, ये इस फार्मूला से आप कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे बाद में चल के आपको नेक्स्ट क्लास में, पहले तो ये देख लीजिए। आवर्धन क्या है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई को आवर्धन करते हैं, यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई को आवर्धन करते हैं, इसे m से प्रदर्शित करता है। यानी आप पढ़े होंगे, यानी m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, यानी प्रतिबिंब बराबर की दूरी बटे वस्तु की लंबाई, m बराबर आप पढ़े होंगे v/u, यानी m बराबर क्या पढ़े हैं, m बराबर पढ़े हैं v/u। देखिए m बराबर v/u हो गया आपका, ये आपका दिया भी है। अब देखिए, उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनता है, उत्तल दर्पण में उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा सीधा आभासी बनता है। यदि किसी वस्तु की उत्तल दर्पण की दूरी बढ़ा दिया जाए तो दर्पण से बने आभासी एवं सीधे क्या होता है, सीधे प्रतिबिंब का आकार छोटा हो जाता है तथा उसकी स्थिति दर्पण के पीछे ध्रुव के फोकस की ओर घिसकती है, यानी दर्पण की फोकस की ओर घिसकती है। अब उत्तल दर्पण का उपयोग देख लेते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग ये आपको एग्जाम में पूछा ही जाएगा, निश्चित पूछा जाता है उत्तल दर्पण की को। उत्तल दर्पण काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है, यानी बहुत से बड़ा को क्या कहता है, छोटा में वो बन जाता है। इस प्रकार उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, इसलिए इसे ट्रक चालकों या मोटर चालकों के बगल में पृष्ठ दर्पण लगाया जाता है। सड़क में लगे परावर्तक लैंपों का उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। विस्तार क्षेत्र अधिक होने के कारण प्रकाश को अधिक क्षेत्र में फैलाते हैं। अब देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग देख लेते हैं। अब देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग